नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मुंबई की चर्चित विधानसभा सीट वर्ली की। वर्ली की सीट इस वक्त जो है हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को वर्ली से टिकट दिया है और एकनाथ शिंदे ने, आपको पता होगा, मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया है। और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा जोर पकड़ने लगी है और चर्चा ने जोर क्या पकड़ा है वो भी हम समझ लेते हैं कि एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि मिलिंद देवड़ा जो है वो मुरलीधर देवड़ा, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा। 2004 में उनके बेटे मिलिंद देवड़ा चुनावी मैदान में इसी सीट से उतरे थे जो मुंबई की दक्षिण लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत आती है। 2004 में मिलिंद देवड़ा ने चुनाव जीता और उसके बाद में 2009 में भी मिलिंद देवड़ा ने इसी सीट से अपना चुनाव दोबारा लड़ा भी और जीता भी। और भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की सांसद, आपको पता होगा, आई थिंक ज्योतिबेन को हराया था यहाँ से। तो यूपीए 1 के बाद में यूपीए 2 में मिलिंद देवड़ा को राज्य मंत्री भी बनाया गया और उसके बाद में ये एक राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में एक नया युवा चेहरा जो लोकसभा में बैठता था। जनवरी में आपको पता होगा जब राम मंदिर का मुद्दा जो है वो गर्म हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बहिष्कार कर दिया था और ऐसी स्थिति में उसी वक्त मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि मिलिंद देवड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, जैसा कि अमूमन जो है वो बड़ी विरोधी पार्टी का ही ऊपर जो है वो ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन मिलिंद देवड़ा ने ज्वाइन की एकनाथ शिंदे की पार्टी। एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा का जो है वो भरोसा तोड़ा नहीं और मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा में भेज दिया। अब मिलिंद देवड़ा राज्यसभा के सांसद है और इस बार विधानसभा चुनाव में मिलिंद देवड़ा को टिकट दे दिया आदित्य ठाकरे के खिलाफ। आदित्य ठाकरे, वैसे तो आपको पता होगा बाला साहब ठाकरे, जो राजनीति में सक्रिय राजनीति की अगर हम बात करें तो किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़कर, और यही एक उद्धव ठाकरे का ट्रेक था, वो बाहर से जो है वो सरकार को कंट्रोल करते थे। लेकिन पहली बार ठाकरे परिवार का वारिस कहें या जो विरासत में मिली हुई जो राजनीति थी उसमें आदित्य ठाकरे ने इस सीट से 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और उस वक्त विधानसभा के चुनाव में आदित्य ठाकरे ने लगभग 67,000 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन उस वक्त 2019 के विधानसभा की जो स्थिति थी वो अलग है और इस वक्त विधानसभा की जो स्थिति है वो अलग है, क्योंकि उस वक्त एक उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी और इस वक्त जो है वो उद्धव ठाकरे जो है वो महाविकास आघाड़ी में है और एकनाथ शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में अब मुकाबला जो है वो रोचक हो जाता है। हालांकि आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी की जो साइना है उसने भी यहाँ से जो है वो ताल ठोकी थी और पूरी उम्मीद थी कि उनको ये टिकट मिलेगी। लेकिन महायुति में जब आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया और उसके बाद में मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया गया तो साइना जो है वो यहाँ से पीछे हट गई। तो अब मुकाबला जो है वो सीधे तौर से, हम चाहें तो इसको त्रिकोणीय मुकाबला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें राज ठाकरे की, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स की अगर हम बात करें तो कुछ संख्या में जो है वो गुजराती वोटर्स भी है, लेकिन साथ में मराठी और दलित वोटरों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में राज ठाकरे ने भी अपना एक प्रत्याशी जो है वो यहाँ से उतार दिया है, संदीप देशपांडे को। तो संदीप देशपांडे कितना कमाल कर पाएंगे ये थोड़ा सा जो है वो कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा कि वो जो है वो टक्कर में आएंगे या फाइट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर होगी कि संदीप देशपांडे जो है वो यहाँ से वोट जरूर काटेंगे और वोट किसके कटेंगे ये आप सभी को पता है, सीधे तौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के। तो यहाँ पे जो है वो लगातार जब से ये टिकट मिला है
तो जो वामपंथी मीडिया है वो लगातार जो है वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि मिलिंद देवड़ा की बलि दे दी है एकनाथ शिंदे ने। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें जो है वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका थोड़ा अलग जो है वो सोच है। और अलग सोच क्या हो सकती है उसको अगर हम समझें तो आप एक चीज़ देखिए, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, शिवसेना विरासत में मिली हुई है, और उस परिवार का अगर कोई यंगस्टर, अगर जवान लड़का जो है वो राजनीति में आए और उसको टिकट दिया जाए, और ऐसी स्थिति में जब पूरे महाराष्ट्र के सामने एक बड़ा सवाल होगा असली शिवसेना और नकली शिवसेना का, क्योंकि लोग जो है वो इस मामले को लेकर अभी भी कंफ्यूजन में है। तो यहाँ पे मिलिंद देवड़ा अगर चुनाव हार जाते हैं तो मुझे लगता है कि मिलिंद देवड़ा की जो साख है उस पर कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि वो एक तो राज्यसभा के सांसद है, और दूसरा सीधे तौर पे ये मैसेज जाएगा कि वो सीधे तौर पे अगर हम देखें तो एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह जो है वो शिवसेना ने जहाँ से बोला एकनाथ शिंदे ने वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, और दूसरा हाई प्रोफाइल होने की वजह से जो है वो सुर्खियों में भी रहेंगे। तो ये, लेकिन अगर वो आदित्य ठाकरे को हरा देते हैं, आप सोच के देखिए, तो फिर एक चीज़ जो सीधे तौर से मैसेज जाएगा, सबसे बड़ा वो मैसेज इसलिए जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई में एकनाथ शिंदे जो है वो आगे निकल जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट जो है वो सीधे तौर से अभी दिखाई दे रहा है। अगर एकनाथ शिंदे या मिलिंद देवड़ा यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो ये सीधे तौर से उद्धव ठाकरे को मैसेज होगा, शिवसेना को मैसेज होगा कि बाला साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली एक ही पार्टी है, और वो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी। दूसरा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें तो यहाँ पे जो है वो मराठा बहुल्य सीट है, और ठाकरे परिवार की जो साख है, इज्जत है, वो दांव पे लगी हुई है, इसीलिए तो ये हाई प्रोफाइल है। तो एक एकनाथ शिंदे की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, ऐसा ये मेरा जो है वो एक निजी आकलन हो सकता है। और कैसे हो सकता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की जो है वो डिमांड इस वक्त उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें ज़्यादा है प्रचार के लिए। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो है वो इसी सीट के ऊपर इंगेज हो जाएंगे, पूरा जोर जो है वो इसी सीट के ऊपर लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में जहाँ पे मराठा के वोटों की संख्या ज़्यादा है, और शिवसेना पिछली बार जहाँ पे चुनाव में जो है वो जीत हासिल हुई थी जिन सीटों के ऊपर, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी। तो हारने के बजाय एकनाथ शिंदे की यहाँ पे जो रणनीति है वो उद्धव ठाकरे को हराने की रणनीति के बजाय हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को एक जगह पर किस तरीके से बांधा जाए, उस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। और आप देख लीजिएगा इस सीट पे, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे हट गई है, एकनाथ शिंदे और शिवसेना, मतलब हम कहें तो ठाकरे परिवार जो है उसकी साख कहीं ना कहीं जो है वो दांव पे लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को पूरा जोर लगाना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र में और जगह पे अगर शिवसेना जीत भी जाती है और यहाँ पे अगर चुनाव हार जाती है तो एक मैसेज जाएगा, और वो मैसेज जाएगा असली शिवसेना और नकली शिवसेना का। और इससे बचने के लिए उद्धव ठाकरे को इस सीट पर रहना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो मीटिंग करनी पड़ेगी, रैलियां करनी पड़ेगी, रोड शो करने पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में पूरा परिवार अगर एक ही जगह पे इंगेज हो जाता है तो आप देखिए कि महाराष्ट्र के दूसरी सीटों के ऊपर जो चुनाव होंगे उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो ये रणनीतिक तौर से एकनाथ शिंदे की जो है वो इसमें मुझे जीत नजर आती है। चुनाव परिणाम में क्या होगा वो बाद की बात है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एक तरीके से मिलिंद देवड़ा को टिकट देना एकनाथ शिंदे की जो है वो, जिसको हम कहें कि रणनीति, और जिसको हम कहें कि रणनीतिक जो कुशलता है उसको दिखाता है कि इस वक्त एकनाथ शिंदे जो है वो किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एकनाथ शिंदे का जो है वो उम्मीदवार सीधे तौर पे अगर कमजोर होता, या फिर हम सीधे तौर से अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करते, तो एक तरीके से ये वॉकओवर करना था, सीधे तौर से उद्धव ठाकरे को ये सीट जो है वो गिफ्ट में देना होता, और मैसेज आता कि कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ में सॉफ्ट है। क्योंकि चुनावों के बाद में जो अभी अफवाहों का एक दौर चला था कि उद्धव ठाकरे जो है वो चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी वापस से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की वैसे भी इस वक्त जो है वो रणनीति एक ही नज़र आती है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना, फिर चाहे वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रह के हो या फिर महायुति के। और यही एक वजह थी जिसमें
वो बार-बार जो है वो मातोश्री छोड़कर दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। क्योंकि इससे पहले बाला साहब ठाकरे ने तो जो है वो कभी मातोश्री में छोड़कर जो है वो किसी नेता के घर नहीं गए। सारे नेता उनके घर ही आते थे, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है इसमें, कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। ये आप उस वक़्त की बात करते हो जब 1992 के बाद में जो राम मंदिर में जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, उसके बाद की आप बात कर रहे हो। उससे पहले आपने अगर 1975 को देखोगे, उसके बाद में 1980 को भी देखोगे, 1984 को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से आपातकाल के समय गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था, ताकि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। और उसके बाद में 1980 में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही पूरा समर्थन किया था। लेकिन जिस सूरत की आप बात कर रहे हो कि बाला साहब ठाकरे जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के हिंदुत्व पे आए, तो इसका जो है वो पूरा क्रेडिट जाता है 1989 और 88 में प्रमोद महाजन को। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन पर लाने का जो पूरा श्रेय है वो प्रमोद महाजन को जाता है, लेकिन वो 1988 के बाद। तो 1988 के बाला साहब ठाकरे को, और अगर आप 1988 के बाद के बाला साहब ठाकरे को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा जो है वो किस तरीके से काम करता था। और फिर उसके बाद में 2006 की उस रणनीति को भी आपको समझना पड़ेगा, जब बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में पूरे महाराष्ट्र में और हर सैनिक जो है वो राज ठाकरे पहली पसंद बना हुआ था। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने पुत्रमोह या उद्धव ठाकरे की जो राजनीति में आने की जो मंशा थी, उसको लेकर राज ठाकरे को जो है वो नज़रअंदाज किया गया, और राज ठाकरे ने 2006 के बाद में बाला साहब से वो हट गए, और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। तो ये जो है वो पूरी ठाकरे परिवार की एक, जिसको हम कहें कि राजनीति या इतिहास, जिसकी हमने चर्चा की। लेकिन अब यही इतिहास जो है वो किस मोड़ पे जाएगा? साख बचेगी या फिर जो है वो साख, जो रही सही साख जिसको हम बात कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो जाएगी? ये सिर्फ और सिर्फ इसी हाई प्रोफाइल सीट के हारने और जीतने के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।